नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई का शानदार मौके भी। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें 9582226666 हमारा नंबर है। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @ZBusinessOnline और ट्विटर पर @ZBusiness अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और मेरे साथ कल के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे कल बाजार पर क्या रखे खास रणनीति, और इसके अलावा एक और खास मेहमान का परिचय करा दे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर अविनाश गुरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। बातचीत शुरू करें उससे पहले कैसा रहा हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन? मजबूती के साथ बाजार बंद होने में रहे कामयाब। निफ्टी और सेंसेक्स 52 हफ्तों की ऊंचाई पर बंद होने में सफल रहे। बैंक निफ्टी भी रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ। सेंसेक्स हमने देखा 108 अंक चढ़कर 61,980 के लेवल पर बंद हुआ, तो निफ्टी 6 अंक बढ़कर 18,400 के पार बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी 163 अंक उछलकर 42,550 के करीब हमने देखा आज बंद होते हुए। आज बाजार में कमजोरी कहां से आई और फिर तेजी कहां से बनी, समझते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। भारतीय बाजारों के लिए आज फिर से रहा एक ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन। जी हां, ऐतिहासिक इस लिहाज से कि बैंक निफ्टी ने आज फिर से एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया, और वो बनाया 42,611 का, और इतिहास में पहली बार बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। तो दिन के दौरान भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी आज लाइफ टाइम हाई देखने को मिला। रहा सवाल निफ्टी का, तो आज निफ्टी में फिर से 18,400 के ऊपर की जो क्लोजिंग मिली है, अब तक की तीसरी सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग है, यानी कि लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग से अब निफ्टी भी ज्यादा दूर नहीं है। आज का ट्रेडिंग सेशन था बड़ा इंटरेस्टिंग। कल अमेरिकी बाजारों में अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड हो रहा था। अचानक से एक खबर आई कि एक मिसाइल गिरी है पोलैंड पर, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हुई। अब डर ये लगा कि कहीं ने तो ये मिसाइल नहीं छोड़ी। उसके बाद अमेरिकी बाजार गिरे भी, संभले भी, हल्के हरे निशान में बंद हुए डाउ पर। सुबह से डाउ फ्यूचर्स थोड़े दबाव में थे, क्योंकि डर ये था कि बाइडेन साहब के स्टेटमेंट आए कि इस पर आपात बैठक होगी। बस बाजार खुलने के ठीक पहले थोड़ी शांति हो गई। शांति ये हुई कि कोई बड़ा मामला नहीं है, शायद ये मिसाइल गलती से चल गई थी, और जब ये पता चला तो बाजार ने राहत की सांस ली। फिर भी शुरुआत कमजोरी के साथ हुई और बाजार काफी वक्त बिताते हुए नजर आए 18,400 के आसपास। एक बार हम 18,350 तक भी फिसले और वहां से रिकवरी आखिर में होती हुई दिखी। तो सीमित दायरे में ट्रेड करते करते बाजार फाइनली 18,400 पर बंद होने में कामयाब रहे, हल्के हरे निशान के साथ। और सेंसेक्स भी 62,000 के बेहद करीब बंद होता हुआ दिखा। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि बाजार का मूड माहौल सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी के लिहाज से ठीक था, लेकिन ब्रॉडर मार्केट की तस्वीर आज उतनी अच्छी थी नहीं। गिरने वाले शेयर कहीं ज्यादा थे, तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो इंडेक्स को मजबूती दे रहे हैं, लेकिन बाकी ब्रॉडर मार्केट में स्टॉक्स में स्पेशली ज्यादा प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली आती दिख रही है। उसकी शायद एक बड़ी वजह यह भी कि पिछले 3 दिनों से एफआईज की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में बिकवाली हो रही थी, और कल कैश मार्केट में भी एफआईज और लोकल फंड्स ने थोड़ी थोड़ी बिकवाली की। तो कहीं कहीं ट्रेडर्स थोड़े सावधान हुए स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को लेकर। हालांकि अभी तक इंडेक्स ने संकेत कमजोरी के दिए नहीं है कहीं भी, तो बाजार का मूड माहौल अभी भी ठीक है। आइए अविनाश जी के पास सीधे चलते हैं। अविनाश जी, बाजार की तो शानदार बुधवार रही, रिकॉर्ड हाई पर हमने निफ्टी सेंसेक्स जाते हुए देखे। अभी फिलहाल आने वाले दिनों के लिए क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं बाजार के लिए? स्वाति, मुझे लग रहा है कि देखिए बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मौके काफी आपको मिलेंगे। इनफैक्ट ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो एक अच्छी बात है कि 18,400 का लेवल आज निफ्टी ने मेंटेन किया है। हालांकि आज एफआई की थोड़ी बिकवाली जरूर देखने को मिली, लेकिन जो डोमेस्टिक फंड्स है वो उन्होंने काफी अच्छी खरीदारी की है। तो मुझे लग रहा है कि जो सिलेक्टेड सेक्टर्स है, जैसे बैंकिंग है, ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, तो वहां पे आपको बाय ऑन डिक्लाइन करना चाहिए। कहीं पे भी कोई कमजोरी अगर आती है तो इस बाजार में आपको मौके देखने चाहिए। हालांकि इंडेक्स पे थोड़ा मॉडरेटेड मूवमेंट होगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हमको लग रहा है कि काफी अच्छी तरह से आने की संभावना है। सबसे बड़ी बात ये जो रशिया यूक्रेन का मामला है, जहां पे ये मिसाइल फायर की गई थी, इसका कोई बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आज मार्केट्स पे नहीं आया, और इसलिए मुझे लग रहा है कि कल के सत्र में भी मार्केट्स थोड़े पॉजिटिव मूड पे ही खुलेंगे, और ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ओके, और स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन आपसे जाने अगले 8 से 10 दिन के लिए, कोई स्टॉक जिसमें खरीदारी आपको लग रहा है कि काफी अच्छी रहेगी?
देखिए, अगर 8 से 10 दिन की पोजिशनल व्यू है स्वाति, तो बैंकिंग सेक्टर में हमको आईसीआईसीआई बैंक पसंद है। आईसीआईसीआई बैंक का हमको लग रहा है कि एटलीस्ट कम से कम 8 से 10 दिन में 930, 935 का एक शॉर्ट टर्म टारगेट पॉसिबल है। आप 904 का स्टॉप लॉस रखिए और इसमें ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जो डेफिनिटली एक बाय ऑन डिक्लाइन वाला सेक्टर है और आईसीआईसीआई बैंक एक फ्रंटलाइन प्लेयर है। तो यहाँ पे अच्छी तेजी बनेगी ऐसा मुझे लग रहा है और डेफिनेटली बैंकिंग मार्केट्स को अभी तक संभाला हुआ है, तो यहाँ पे आपको अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। तो ये मेरी तरफ से पोजिशनल पिक। ओके, पोजिशनल पिक आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी की सलाह अविनाश जी की ओर से यहाँ पर आ रही है। आइए कुछ कॉलर से बात करें। आदमपुर से मनीष कुमार हमारे साथ है, उनसे जानते हैं उनका सवाल। मनीष जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगे? मैम नमस्कार। इरकॉन इंटरनेशनल के मेरे पास 400 शेयर है जो मैंने 45 रेंज में लिए हैं, तो अब मेरे को राय चाहिए, मेरे को रखने चाहिए या बेच देने चाहिए अभी? ओके, इरकॉन इंटरनेशनल पर इनका सवाल है। 400 शेयर की खरीद है इनकी और फिलहाल इन्हें मुनाफा जरूर है, रिकॉर्ड स्तर भी छुआ इस स्टॉक ने। रेलवे शेयरों में हमने अच्छी खासी तेजी देखी है, एक हफ्ते में 16% और खासतौर पर महीने में 40% की तेजी इरकॉन इंटरनेशनल में देखने को मिली है। क्या करें? पॉजिटिव्स तो बहुत है इस स्टॉक के लिए। अविनाश जी, इनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए? देखिए, रेलवे इंफ्रा स्टॉक्स में जो अभी तेजी आ गई है वो आगे भी बढ़ेगी ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इस बजट में होपफुली आपको रेलवे सेक्टर के लिए जो गवर्नमेंट ने जो बड़े अनाउंसमेंट्स किए हैं, स्पेशली 2 लाख करोड़ का जो कैपेक्स अनाउंस किया है, इसका फायदा इरकॉन जैसे प्लेयर्स को काफी मिलेगा। क्वार्टर 2 के नंबर्स तो शानदार थे ही, लेकिन ऑर्डर बुक भी काफी अच्छी है और हमको लग रहा है कि अगले 6 महीने में भी नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद रहेगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इन्होंने अच्छे प्राइस पे एंट्री की है। करीबन 65 या 75 का एक रेंज है जहां पे ये थोड़ा सा मुनाफा वसूल कर सकते हैं। तब तक मेरे ख्याल से शेयर में होल्ड करें, यही राय रहेगी। ओके, इरकॉन इंटरनेशनल बने रहे, यही सलाह आ रही है अविनाश जी की ओर से। द्वारका से कर्नल अजय सिंह हमारे साथ है। अजय जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? मैम एक्चुअली मेरे पास 2 शेयर्स पे मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मेरे पास अपोलो ट्राइकोट ट्यूब लिमिटेड है, जिसमें मैंने 77 पे खरीदारी करी थी कोई 4-5 साल पहले, लेकिन ये अभी ना इसको मैं बाय कर पा रहा हूँ ना सेल कर पा रहा हूँ, तो इसमें आगे क्या करना है? और दूसरा सवाल मेरा ग्लोबस स्पिरिट पे है कि इसको होल्ड करूं या निकाल दूं। ओके, 2 स्टॉक पर सवाल है इनके। सबसे पहले अपोलो ट्राइकॉट ट्यूब्स पर सवाल, जब आप इनके लिए राय जानना चाह रही हूँ सर, क्या करें ये? इनकी जो कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए, और दूसरा ग्लोबल स्पिरिट्स पर क्या राय रहेगी? देखिए, पहला शेयर जो अपोलो ट्राइकोट है, मुझे लग रहा है कि आपको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, क्योंकि ये काफी वेल पोजीशन्ड ERW पाइप मैन्युफैक्चरर है। इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी आने वाले 6 महीने में और भी बढ़ने वाली है और कंपनी ने अपने कॉस्ट को लेके बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिससे वो अभी इंडिया की सबसे लो कॉस्ट प्रोड्यूसर बनी है। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जिस प्रकार के रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये कंपनी को फायदा होगा, तो यहाँ पे होल्ड करें। मुझे लग रहा है अच्छे प्राइस पे इन्होंने एंटर किया है, तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि एक 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है। और दूसरा शेयर स्वाति कौन सा बोला था इन्होंने? ग्लोबल स्पिरिट सर। ग्लोबल स्पिरिट्स, देखिए सारी जो एथेनॉल की कंपनियां हैं, इनका परफॉर्मेंस क्वार्टर 2 में थोड़ा सा खराब आ गया है और ग्लोबल स्पिरिट्स ने भी नंबर्स काफी डिसअपॉइंटिंग दिखाए। लेकिन मेरा मानना है कि अगर देखिए, अगर आपका साल सवा साल का व्यू है तो एथेनॉल वाली कंपनीज में जरूर एक अच्छी तेजी आएगी। गवर्नमेंट ने भी एथेनॉल की कीमतें बढ़ाई है, तो डेफिनेटली ग्लोबल स्पिरिट्स में एक आपको बाउंस बैक देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए, अगला क्वार्टर और मार्च का क्वार्टर थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर दिख सकता है, लेकिन अगर साल या सवा साल की आउटलुक आप देखते हो तो इसमें होल्ड करने की राय रहेगी। मुझे नहीं लग रहा है आपको इस प्राइस पे लॉस बुक करके निकल जाना चाहिए, तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। ओके, तो चलिए ये रही राय आपके स्टॉक्स पर। अगले सवाल की तरफ जाते हैं। वडोदरा से आशीष नागर हमारे साथ हैं। आशीष जी, स्वागत करते हैं। बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? मेरा सवाल एस्ट्राजेनेका के ऊपर है। ओके, मैंने 100 शेयर्स क्या लेवल से सर आपके? 4400 में लिए हैं 100 शेयर्स। ओके, 100 शेयर 4400 में इनकी खरीद है। फिलहाल बहुत लॉस है इन्हें। आशीष जी, आपने क्या कब लिया है ये स्टॉक और कब तक आप रखने की सोच रहे हैं इसे? नहीं, मैंने मैडम जो स्टॉक है वो आप अपोलो ट्राइकोट दिखा रही हैं, मैंने एस्ट्राजेनेका के लिए बोला है।
नहीं 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 सर आप हम अब देखिए सही दिखा रहे हैं आप अपना व्यू बताइए कब तक रखना चाह रहे हैं? 1 साल लास्ट ईयर लिया था मैंने। 1 साल का नजरिया? हाँ ओके ठीक है, 1 साल का नजरिया अविनाश जी एस्ट्राजेनेका पर 1,07,500 के नुकसान पर है, ये रखें 1 साल तक के लिए? नहीं, मुझे लग रहा है कि स्वाति ये बहुत ही ऊपरी लेवल पे इन्होंने शेयर खरीदा है और जैसे कि हम सभी जानते हैं, देखिए एमएनसी कंपनीज में वैल्यूएशंस पहले से काफी महंगा था। इन्होंने अनफॉर्चुनेटली पीक लेवल पे 4,400 के लेवल पे खरीदा है। मेरी राय में अगले साल में ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा ट्रिगर पैन आउट होगा, क्योंकि कोविड के टाइम पे इस शेयर ने काफी अच्छी तेजी दिखाई थी, लेकिन अभी नॉर्मल सी आने के बाद जो कोविड का बिजनेस है वो काफी कम हो चुका है। मेरे ख्याल से अगर ये लॉस कम करना चाहते हैं तो सन फार्मा में थोड़ा सा स्विच करके अपना निवेश कर सकते हैं। जो भी लॉस इन्होंने अभी एस्ट्राजेनेका में किया है, मेरे ख्याल से अगले साल में होपफुली सन फार्मा में री-रेटिंग आएगी तो यहाँ से उनका थोड़ा बहुत लॉस रिकवर हो सकता है। तो एस्ट्राजेनेका से तो कोई बड़ी उम्मीद न रखिए और सन फार्मा में स्विच करिए, यहाँ से आपका मुनाफा जरूर मिलेगा। ओके तो सन फार्मा में स्विच करने की सलाह आ रही है आपके लिए, ये है हमारे आज के एक्सपर्ट के आपके लिए सजेशन। ओके मुंबई से राधे कृष्ण हमारे साथ है। राधे जी बहुत स्वागत करते हैं, बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? थैंक यू मैडम। IRFC में एक्चुअली मैंने 500 शेयर्स 21 रुपीज 15 पैसे में खरीद लिया था। अभी मैं पूछ रहा हूँ अभी कंटिन्यू करना है नहीं करना है क्या? अभी 25 समथिंग आ गया। RFC अगेन? यस हाँ बिल्कुल हाँ। क्योंकि अभी हम एयरकॉन इंटरनेशनल की बात कर रहे थे। रेलवे शेयरों में अच्छी खासी तेजी। अविनाश जी एक और रेलवे स्टॉक हमारे साथ है और स्पेशली IRFC सिर्फ 3 दिन में हमने 10% का उछाल यहाँ पर देखा और 25% एक महीने में उछला है। क्या करेंगे? नहीं बिल्कुल, देखिए रेलवे शेयर्स में IRFC का भी नंबर इसलिए लगा है क्योंकि IRFC एक ऐसी मात्र कंपनी है जो लीज फाइनेंस इंडियन रेलवे को देती है। इनफैक्ट इंडियन रेलवेज इनका एकमात्र कस्टमर है। बहुत समय के बाद ये स्टॉक चला है। मुझे लग रहा है कि कम से कम 30-31 का रेट आएगा तभी थोड़ा सा ये मुनाफा वसूल कर सकते हैं। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट रेलवेज करने वाला है, आने वाले बजट में अनाउंसमेंट्स एक्सपेक्टेड है, तो अगर ये थोड़ा सा और इंतजार करे तो शायद और थोड़ी अपसाइड इनको मिलेगी। बट डेफिनेटली कोई जल्दबाजी ना करे बेचने के लिए। फर्स्ट टारगेट 31-32 है और ये उसके बाद थोड़ा सा पार्टली प्रॉफिट करके मुनाफा वसूल कर सकते हैं। ओके IRFC पर आए रही ये आपके लिए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। अगले कॉलर से बात करें, बेंगलुरु से श्याम गुप्ता साहब हमारे साथ हैं। श्याम जी स्वागत करते, बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? जी मेरा अडानी विल्मर पर है। मेरे पास 1300 शेयर्स हैं 600 के प्राइस पे और मैं 6 मंथ से 12 मंथ तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके 6 महीने से 1 साल तक का नजरिया अडानी विल्मर पर 1300 शेयर और 600 इनकी है खरीद इस पर। अविनाश जी साल भर तक के लिए क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे अडानी विल्मर में? ये देखिए इन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एंट्री की है और मुझे लग रहा है कि देखिए अडानी विल्मर का जो परफॉर्मेंस है वो Q2 में इतना अच्छा नहीं था। हालांकि सारे FMCG कंपनीज को कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट भुगतना पड़ा। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अगला सेकंड हाफ होपफुली इन्फ्लेशन जैसे कूल ऑफ होगा, रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होगी, तो इसको कंपनीज को काफी फायदा होना चाहिए। अडानी विल्मर की सबसे बड़ी बात है कि इनके पास काफी बड़ा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो अगर ये साल भर का नजरिया रखते हैं तो मुझे लग रहा है कि कंफर्टेबली 725-730 का एक फर्स्ट टारगेट बनता है। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। मुझे लग रहा है मीडियम टू प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे ही, लेकिन अगले 6 महीने प्रीवियस 6 मंथ से काफी अच्छे आने की उम्मीद रहेगी। ओके अडानी विल्मर पर ये रही रहा है हमारे एक्सपर्ट की ओर से। महाराष्ट्र कड़ेगांव से उमेश पॉल हमारे साथ है। उमेश जी स्वागत करते, बताइए आपका कौन से स्टॉक पर सवाल है? नमस्कार मैडम। नमस्कार जी। हाँ मेरा न्यूरेका पर 950 के भाव से 75 शेयर है मेरे पास। तो मेरा व्यू है 6 महीने का, 6 महीने का व्यू है मेरे पास। और दूसरा एक है मैडम इंडियन होटल 340 के भाव से है मेरे पास। एक उसका भी 6 महीने का व्यू है मेरे पास। तो इन दोनों पे राय मिलेगी तो ठीक है। न्यूरेका 18,000 के नुकसान पर है, ये 6 महीने का व्यू लेकर चल रहे। न्यूरेका में 6 महीने की स्ट्रैटेजी के लिए कैसा लग रहा है आपको स्टॉक अविनाश जी? और इंडियन होटल्स में 6 महीने तक की अगर ये व्यू रखें तो वहां पर क्या एक्सपेक्ट करें?
देखिए, पहली बात तो न्यूरेका एक मेडिकल इक्विपमेंट कंपनी है। हमको लग रहा है कि कोविड के टाइम पे इन्होंने बहुत अच्छी तेज़ी दिखाई थी, बहुत अच्छा बिज़नेस भी बढ़ा था, लेकिन अभी कोविड खत्म होने के बाद जो कोविड का रिलेटेड जो सेल है वो रुक गया है। तो डेफ़िनेटली लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन 6 महीने में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। तो इनका नज़रिया अगर कम से कम 12 टू 15 मंथ्स है तो ही होल्ड ऑन करिए। और मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि स्टॉक में कोई बड़ी अपसाइड ना आए, लेकिन डेफ़िनेटली साल, डेढ़ साल रखते हैं तो पैसा रिकवर होके अच्छा मुनाफ़ा भी बन सकता है। रही बात इंडियन होटल्स की, तो मुझे लग रहा है कि देखिए इंडियन होटल्स में बहुत ही अच्छी तेज़ी आपको आने वाले 1 डेढ़ साल के लिए देखने को मिलेगी। ये होटल सेक्टर का एक दिग्गज प्लेयर है। कंपनी का Q2 का नंबर भी बहुत अच्छा है। नॉर्मली जो सेकंड हाफ होता है होटल कंपनीज़ का, वो नॉर्मली पहले फर्स्ट हाफ से और भी तगड़ा आता है। तो यहाँ पे कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, यहाँ पे कोई बिकवाली का सवाल नहीं है, यहाँ पे और तेज़ी आ सकती है। ओके, तो इंडियन होटल्स बने रहें, यही राय आ रही है आपके लिए अविनाश गोरक्षकर की ओर से। अगला सवाल पंजाब जीरा से सनी अरोड़ा का हमारे पास आ रहा है व्हाट्सएप पर। NBCC है इनके पास 1156 शेयर, 79 इस पर इनकी खरीद है। NBCC में तो इन्हें बहुत नुकसान हो रहा है अविनाश जी। साल 2017 में से पैसे लगाकर आज तक इन्होंने होल्ड किया हुआ है और फिलहाल शेयर का जो दाम है 36 रुपए के आसपास है। NBCC में क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह इन्हें आपकी रहेगी? देखिए, बहुत समय के बाद एनबीएफसी ने Q2 के जब नंबर्स डिक्लेयर किए, बहुत ही तगड़े और अच्छे नंबर्स आए। इसका मेन कारण ये था कि एग्जीक्यूशन बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो चुका है। सबसे बड़ी पॉजिटिव बात एनबीसीसी की है कि इनके पास करीबन 85 या 90 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स है, तो रेवेन्यू विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से अगर ये सही मायने में इसमें पैसा कमाना चाहते हैं और अपना मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो इनको एवरेज करना चाहिए, क्योंकि 78 की उनकी कॉस्ट प्राइस है, अभी भाव कुछ 35-36 चल रहा है। तो यहाँ पे एवरेज कर लीजिए और कम से कम साल, डेढ़ साल का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड ऑन करिए, तभी इनको अच्छा मुनाफा इसमें मिलेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स अभी अच्छे लग रहे हैं। Q2 के नंबर्स के बाद कॉन्फिडेंस का मार्केट का काफी बढ़ा है। ओके, एनबीसीसी बने रहने की सलाह आ रही है आपके लिए हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। कल के बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 80 अंक मजबूत ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में एक ठीक ठाक सा ट्रेडिंग सेशन रहेगा, खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसा डाउ फ्यूचर्स मानकर चल रहे। देखते हैं कैसा कुछ रहता है अमेरिकी बाजारों का एक्शन। फिर डाउ फ्यूचर्स, कच्चा तेल और बॉन्ड यील्ड्स, ये सारे फैक्टर्स जो हम रोज देखते हैं वो तो देखेंगे। डाउ फ्यूचर्स के साथ साथ जो सपोर्ट लेवल है बाजार के लिए वो मजबूत आता दिख रहा है 18,250 से लेकर 18,300 की रेंज में। वैसे तो पिछले 2 सेशन से हमने 18,350 भी नहीं तोड़ा है, सो पहला छोटा सपोर्ट तो वहां पर है, लेकिन अच्छा एक्चुअल सपोर्ट 18,250, 18,300। ऊपर की तरफ 18,450 के आसपास हल्की फुल्की रुकावटें पार करके निकले तो 18,500, 575 तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है, जो कि लाइफ टाइम हाई के बेहद करीब होगा। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी तो अपनी चाल में मस्त है और लाइफ टाइम हाई बनाया जा रहा है, तो बैंक निफ्टी के लिए अब जो तुरंत सपोर्ट का काम करेगा वो है 42,075 से लेके 42,225 की रेंज। ये मजबूत सपोर्ट है और ऊपरी स्तरों पर एक बार 42,625 को पार करके टिकने पर आगे 43,000 तक का रास्ता बैंक निफ्टी के लिए खुल सकता है। तो बेहद इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है इंडेक्स के लिहाज से। स्टॉक्स में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो एक्शन भरपूर बाजार में रहने की आप उम्मीद कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ हैं। चंदन जी स्वागत करते हैं, बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? जी नमस्कार। देखिए बाजार में निफ्टी अपने न्यू लाइफ टाइम हाई को छूने के लिए तैयार हो रहा है, तो सिलेक्टिव यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट रहेगा और बैंकिंग काउंटर अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो एक तो कोटक बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहाँ पे निकला है, तो 1960 की कॉल कोटक बैंक में खरीदारी की सलाह होगी। 36 रुपए के आसपास चल रही है, हल्के से डिप में खरीदे। 26 रुपए का सपोर्ट और ऊपर में 55 रुपए तक के टारगेट बनेंगे। और दूसरा ट्रेड रहेगा भारतीय एयरटेल। देखिए भारतीय स्लोन स्टडी अपटिक दिखा रहा है और इस मार्केट में यहाँ पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ में स्ट्रेंथ बना हुआ है, तो भारतीय एयरटेल में हमारा मानना है कि लगभग ऊपर में 860, 870 तक के अपसाइड बनने चाहिए। तो 840 का भारतीय एयरटेल का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 10 रुपए के आसपास चल रहा है, कोई भी डीप आते हैं 8 से 10 के बीच में ले। 6 रुपए से नीचे का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 17 से 18 रुपए तक के टारगेट भारतीय एयरटेल का ये 840 का कॉल छूने की संभावनाएं रखता है। ओके, धन्यवाद चंदन जी कल के ऑप्शन की स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। अविनाश जी अब
किसी को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पिक अपने लिए चुननी हो तो आपकी पसंद कौन सी रहेगी? स्वाति, इन्वेस्टमेंट पिक पे मुझे एक कंपनी पसंद है, जो कंपनी का नाम है CMS Info लिमिटेड। ये इंडिया की सबसे बड़ी कैश मैनेजमेंट कंपनी है और इनका जो ज्योग्राफिकल रीच है इंडिया में बहुत बढ़िया है। करीबन 12,000 पिन कोड्स ये कवर करते हैं। कंपनी ने बहुत ही बेहतरीन नंबर्स FY22 के लिए रिकॉर्ड किए थे। 1400 करोड़ पे इन्होंने 213 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया था और पहले 6 महीने में ऑलरेडी 130 करोड़ का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है। जो नोटवर्दी बात इस कंपनी है कि कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, 27-28% के कामकाजी मुनाफे के मार्जिन पे काम करती है और हमको लग रहा है कि इस साल कम से कम 20 रुपए की अर्निंग आएगी और होपफुली FY24 के लिए 24-25 रुपए का अर्निंग आने की अपेक्षा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर कोई 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम लेता है, करीबन 12 मंथ्स, तो करीबन 425-430 का एक टारगेट प्राइस आपको मिलेगा। बहुत ही यूनिक बिजनेस है, बहुत प्रॉफिटेबल है, तो ये डेफिनेटली क्वालिफाई करता है। अगर साल भर का नजरिया है तो इसमें अच्छी खासी कमाई हो सकती है। साल भर के नजरिए के लिए CMS इन्फो में खरीदारी की सलाह अविनाश गोरक्षकर की। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।